आज की क्लास में हम देखने का क्या प्रयास करेंगे कि आज हम देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 है, जो किसकी जगह लेता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तो ये नया एक्ट है जो नए स्वरूप में आया है। और सबसे पहले क्या होता है कि जब आप विधि के विद्यार्थी हो तो सबसे पहले आप देखो कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो आप जब भी कोई नया अधिनियम पढ़ते हो ना तो उसका कुछ जो इंट्रोडक्शन जैसा होता है, जैसे हम ये माने ना जैसे कोई ऐसे लिखना है तो उसके जो प्रमुख प्रावधान है उनको हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि वो उद्देश्य मतलब वो जो अधिनियम है वो कौन से उद्देश्य से लाया है, इस अधिनियम के पीछे जो विधायिका का क्या उद्देश्य रहा होगा कि उसको क्यों लाया गया है ना। और जो उसकी जब विशेषताएं पूछता है किसी भी अधिनियम की तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप उसके उद्देश्य के बारे में परिचयात्मक रूप से थोड़ा सा ऊपर लिखें और उसके जितने भी अध्याय हैं उनको आप उनकी विशेषताएं बता सकते हो। जैसे अभी हम ये देखें कि ये जो 2019 का है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, इसमें जो 8 अध्यायों में विभक्त किया गया है, ठीक है, 8 अध्याय हैं और धाराएं जो हैं वो 107 धाराएं हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले तो एक थोड़ा सा फ्रेम बना के रखो कि किसी भी एक्ट को पढ़ें तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि वो एक्ट जो है उसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं इस करके। अब जब आपको कभी भी किसी भी है ना, किसी भी जैसे आप संविधान पढ़ें या कोई भी मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ते हैं या जो भी चीजें पढ़ें तो उसमें जो है क्या है कि आपको क्या करना है कि उनमें जो उनको जिन मुख्य अध्यायों में बांटा गया है उनको अगर आप उनकी विशेषता बताकर बताना चाहें तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी अधिनियम की विशेषता बताने का। ठीक, तो अब देखो हम एकदम साधारण रूप से चलते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं। और उद्देशिका को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जब किसी भी अधिनियम में जब मतलब आप किसी भी अधिनियम को देखेंगे ना तो अधिनियम में सबसे ऊपर में ना उसकी उद्देशिका ही दिए रहती है। ठीक है, कि आप कोई भी अधिनियम उठाएं तो उसमें आप देखे होंगे, जैसे हम अभी इसकी बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की, तो ये अधिनियम संख्यांक 35 है 2019 का। 9 अगस्त 2019 को जो है ना, इसका अधिनियमन किया गया था 9 अगस्त 2019। तो 2 तारीखें रहती हैं जिनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक तो अधिनियमन की तारीख पूछता है और दूसरा प्रभावी होने की तारीख पूछता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि देखो उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, जो शब्द ब शब्द इसका उद्देश्य है वो ये है कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए मतलब इसी प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन और परिनिर्धारण के लिए और उससे संबंधित या आनुषांगिक विषयों के उपबंध करने के लिए अधिनियम। ठीक, तो जब भी आपको अगर इसकी विषय वो उद्देश्य पूछता है किसी भी अधिनियम का तो आप शब्द ब शब्द उसमें जो अधिनियम में दिया हुआ है उसकी विशेष मतलब उसका जो उद्देश्य दिया गया है कि इस अधिनियम को किस उद्देश्य से लाया गया है तो इस उद्देश्य को आप लिखेंगे तो सबसे अच्छा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इनमें जो शब्द दिए गए हैं उन शब्द को आप विस्तार रूप में लिख सकते हैं कि आगे जो चीजें हैं वो क्या है ऐसे करके। तो अभी क्या करते हैं हम सामान्य रूप से पहले जो इसके अध्याय हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं और उनसे हम इनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे आप देखिए कि मैंने आपको सबसे पहले इसका उद्देश्य बता दिया। अब यहां पे देखिए कि अधिनियमन की जो तारीख है वो आप नोट करके रखिएगा। और जो मुख्य चीज और यह है कि जिससे प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है वो अधिनियमित किया गया था, तो यहां पे 70वें वर्ष में लिखना है। ठीक है, 70वें। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि जैसे 1951 जो है ना, वहां से लेके आप 2019 को देखोगे तो 70 वर्ष हो गए हैं। तो भारतीय गणराज्य के 70वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था इस करके। अब यहां पे देखो कि इसका विस्तार जो है वो क्या है कि जो जम्मू कश्मीर
है, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो बनाया था, उसके द्वारा जो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर जो प्रावधान थे, तो उन सब चीज को हटा दिया गया है। तो अब सभी अधिनियम में क्या है कि लगभग उनका जो विस्तार क्षेत्र है प्रत्येक अधिनियम का, वो संपूर्ण भारत होगा। तो जब हम इसका विस्तार की बात करेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण भारत पर है। ठीक है। अब यहाँ पे कि प्रवर्तन की तारीख जो है, वो प्रवर्तन की तारीख देखेंगे तो यहाँ पे आप बड़ा विशेष रूप से अलग अलग चीजों में दिया गया है कि मतलब 15 जुलाई 2020। ठीक है। तो ये अलग अलग खंडों में है कि कौन सा जो खंड है वो कब प्रवृत्त होगा, ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा विस्तार में है, लेकिन नॉर्मली जो आप तारीख याद रखना चाहें तो उसको आप याद रखेंगे 15 जुलाई। और बाकी जब हम आगे देखते जाएंगे कि कौन सा खंड कब प्रभावी होगा, तो उसके बारे में विशेष उपबंध अलग से दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया कि हमने क्या देखा कि संक्षेप रूप में इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, अधिनियमन की तारीख क्या है, इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, और प्रवर्तन की तारीख क्या है। तो ये सभी चीजें आपको क्या है, उद्देश्य जो है ऊपर मिल जाएगा। और धारा 1 में जो है आपको इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होने की तारीख जो है वो उसका ज्ञान हो जाएगा। अब उसके बाद जो धारा 2 है उसमें परिभाषाएं दी गई हैं, तो उसको जब हम विस्तृत रूप से जब अधिनियम का अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे। अब हम प्रयास करते हैं कि विशेषताओं में देखें तो इसमें आप देखिएगा कि अध्याय 8 है और धाराएं 107 है। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रारंभिक जो है, तो मैंने आपको क्या बताया इसमें कि जो चीजें हमने धारा 1 में देखी और धारा 2 में परिभाषाएं हैं, तो ये एक विशेषता हो गई इसकी। दूसरी चीज है आपका कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है उसके बारे में अध्याय 2 में दिया गया है। तो इससे संबंधित जो धाराएं हैं वो 3 से लेकर 9 तक की हैं। उसके बाद अगली विशेषता में जो विशेष उपबंध किया गया है वो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में बताया गया है, धारा 10 से लेकर 27 तक का। ठीक है। इसके बाद आप जब देखें तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का जो गठन है वो 28 से लेकर 73 तक दिया गया है। इसके बाद जो अगला अध्याय है वो मध्यस्थता के बारे में बात करता है, मीडिएशन के बारे में, धारा 74 से लेकर 81 तक के बारे में। उसके बाद जो है प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में, मतलब उत्पाद का जो दायित्व है वो संबंधित धारा है, धारा 82 से लेकर धारा 87 तक का। और अफेंसेस एंड पेनाल्टी, ठीक है, अपराध और शास्तियों के बारे में धारा 88 से लेकर 93 तक। और जो प्रकीर्ण है वो आपको बताता है मिसलेनियस जो है, धारा 94 से लेकर धारा 107 तक। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी विशेषताओं में लिख सकते हैं। अब इनको जब विस्तार रूप से आप लिखेंगे तो एक एक लाइन में आपको लिखना है, तो ये चीजें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इस अधिनियम को पूरा पढ़ेंगे तो आप जब इस एक बिंदु का विस्तार करना चाहेंगे, तो जैसे देखिए ये आप प्रारंभिक में लिखे तो इन सब चीजों को आप इस पॉइंट में लिख सकते हैं। उसके बाद सीपीसी के बारे में जो दिया हुआ है ना, इसके बारे में आप जब पढ़ेंगे धारा 3 से लेकर 9 तक देखेंगे तो उनका प्रावधान दिया गया है। सीसीपी है ना, सीसीपीए के बारे में देखें तो वो आप जब पढ़ेंगे तो ये जो चीजें हैं कि आप अभी जो मुख्य बिंदु बना के रखना है उनको आप ये रख सकते हैं। उसके बाद जब आप पूरा अधिनियम पढ़ लेंगे तो हर इस एक पॉइंट को आप विस्तार से लिख सकते हैं। तो 1-2 पेज तो आप लिख ही सकते हैं। तो अगर नॉर्मली ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं कि मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब एक आपको हमेशा एक प्रश्न का तैयारी ऐसे करके ही रखना चाहिए हर अधिनियम का, जिसमें आप उसके उद्देशिका, उसका विस्तार और उसकी विशेषताओं के बारे में जो है आप लिख सकें। तो एक प्रश्न ये बनता है हर किसी अधिनियम के बारे में। अब उसके बाद हम देखें कि और जो विस्तार रूप से अगर हम इनकी विशेषताओं की चर्चा करना चाहें तो क्या है कि देखो 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 है उसकी मुख्य विशेषताएं जब हम देखना चाहें तो और देखें कि 2019 की अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जब आप लिखना चालू करेंगे तो इनके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो विशेष रूप से इस अधिनियम में दी गई हैं। तो देखिए पहली चीज तो आप ये लिख सकते हैं कि ये एक नया अधिनियम है जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली का प्रावधान करता है। ठीक, तो यहां पे आप याद रखें क्या, त्रिस्तरीय है ना उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली।
ठीक है, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरी विशेषता आप ये देख सकते हैं कि ये नया अधिनियम जो है वो ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स है एवं सीधे विक्रय से, जैसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, डायरेक्ट सेलिंग वगैरह है, उनसे रिलेटेड जो, उनको भी लेके आ गया है कि अब नए तरीके से अब जो बिजनेस क्या है बढ़ गया है ई कॉमर्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। अब क्या है कि फैक्ट्री से सीधा उपभोक्ता तक सामान पहुंच रहे हैं। तो ये एक विशेषता है कि इसको भी हमारे अभी जो नए वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है उसमें उसका उपबंध किया गया है। अब ये जो अधिनियम है वो क्या करता है कि सरलीकरण करता है, किनका, कि जो विवाद निवारण प्रणाली है, ठीक है, तो इन सब के बारे में क्या करता है कि एक आसान तरीका देता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है उसको एक सरल करने का इजी प्रोसेस बताता है ये। फिर उसके बाद क्या है कि उत्पादों में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अगर मिलावट है या कोई जाली वस्तुएं हैं तो उनके लिए अगर कोई करता है ऐसा तो दंड का प्रावधान किया गया है, इस बारे में भी उपबंध किया गया है। उसके बाद सुरक्षा के जो अधिकार हैं, है ना, सूचित होने के अधिकार हैं, चुनाव के अधिकार हैं, सुनवाई के जो अधिकार हैं, उपचार प्राप्त करने का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, इन सभी को भी समाहित करता है ये अधिनियम, ठीक है। फिर उपभोक्ताओं के अधिकारों का उन्नयन किया गया है, मतलब अधिकारों को बढ़ाया गया है संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रयोग की मतलब प्रावधान किया गया है। उसके बाद जब आप सीसीपीए वगैरह देखें, ठीक है, तो इसके बारे में क्या बताया है कि किसी उत्पाद या समर्थक पर झूठे या भ्रामक विज्ञापन, ठीक है, मतलब आपको भ्रमित करने वाले अगर कोई विज्ञापन है किसी उत्पाद के लिए तो 10 लाख तक एवं 2 वर्ष तक का कारावास और पश्चातवर्ती अपराध, ठीक है, तो 50 लाख तक का जुर्माना और 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है भ्रामक विज्ञापन पे। मतलब कि ये चीजें पहले नहीं थी, ठीक है, तो उनको भी समाहित किया गया है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो कि कोई नया उपभोक्ता है, अगर वो अनुचित तरीके से या प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति, अधिक मूल्यांकन या भ्रामक मूल्यांकन के विरुद्ध ऐसे उत्पाद या सेवाओं को विक्रय के लिए प्रस्तुत करता है जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए घातक होती हैं, तो उनके विरुद्ध परिवाद जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, कंप्लेंट डाला जा सकता है। अनुचित संविदा के विरुद्ध, ठीक है, मात्र राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर परिवाद का प्रावधान करता है, ठीक है। उसके बाद और देखो जब हम डिटेल में, तो ये सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, खाली मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप समझ सके कि हम जो अधिनियम पढ़ने वाले हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। नई चीज हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे कि जो 1986 के जो प्रावधान थे और अभी के प्रावधान में क्या तुलना है, ठीक है, क्या अंतर है, कैसे कुछ नए जो अधिकार बताए गए हैं उनको दिए गए हैं, ये सब चीजों को हम देखेंगे। जब पहले तो ये पढ़ेंगे उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि हाँ इस अधिनियम में क्या क्या नई विशेषताएं हैं ऐसे करके। फिर उसके बाद देखो राज्य आयोग जो है, जैसे देखो क्या था कि जिला आयोग जब परिवाद ग्रहण करेगा तो वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य अब 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, पहले कम था, ठीक है। उसके बाद क्या है, राज्य आयोग के लिए 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो राष्ट्रीय आयोग है वो ग्रहण करेगा तो 10 करोड़ से अधिक मूल्य होना चाहिए। और जो ये नया अधिनियम है वो क्या करता है, उपभोक्ता आयोगों और उपभोक्ता विवादों की मध्यस्थता को निर्दिष्ट करने का प्रावधान करता है कि मध्यस्थता के माध्यम से होगा, ठीक है। मजबूत, मतलब ये जो नया अधिनियम है वो क्या करता है, उपभोक्ता उपचार प्रणाली के लिए ई कॉमर्स पोर्टल के गठन का भी प्रावधान करता है। त्रुटिपूर्ण उत्पाद जो हैं या सेवाओं में अगर त्रुटि होती है तो उनका दायित्व भी प्रावधानित करता है कि क्या दायित्व होगा उनका। राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग के मामलों में संस्थान निस्तारण एवं प्रचलन के बारे में आवधिक विवरणी मांगकर उनके प्रदर्शन पर निगरानी की जाती है, ये एक विशेषता है इस अधिनियम की। उसके बाद राष्ट्रीय आयोग जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि अधिनियम के लक्ष्य, मतलब किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर सक रहे हैं, उनकी निगरानी करता है, उनका प्रमाणन करता है, राज्य आयोगों और जिला आयोगों पर निरीक्षण रखता है, और किसी अन्य साधन द्वारा जैसे राष्ट्रीय आयोग समय समय पर आदेश जारी करता है कि कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखेगा। उसके बाद राष्ट्रीय आयोग जो है राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध किन्हीं आरोपों की जांच कर सकता है, केंद्र सरकार को प्रतिलिपि ज्ञापित करके साथ ही आवश्यक कार्यवाही के लिए भी संबंधित राज्य को जांच
मतलब जांच करवाने की जांच के लिए प्रस्तुत करवा सकता है। राष्ट्रीय आयोग मामलों की सुनवाई, प्रपत्रों की पूर्व तामील, किसी भी भाषा में लिखे गए जो निर्णय हैं का अंग्रेजी अनुवाद प्रदान करने एवं शीघ्रता पूर्वक प्रपत्रों की प्रतिलिपि प्रदान करने के मामले में एक रूप की जो मतलब एक सिस्टम बना के रखेगा और इसके लिए निर्देश जारी कर सकता है और जो संस्थाएं हैं उनको सशक्त कर सकता है। तो इस प्रकार क्या है कि हमने क्या देखा कि ये जो चीजें हैं कि नया जो अधिनियम आया है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या लक्ष्य है। और सामान्य रूप से अब थोड़ी सी चर्चा हम इस बिंदु पे करते हैं कि जो अधिनियम है उसके पारित होने का विधायिका का क्या आशय रहा है कि वो कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो देखो, हमारा जो भारत है वो गांव का शहर है, ठीक है। लगभग लगभग 80% जनसंख्या जो है वो गांव में ही निवास करती है और बहुत से लोग क्या है, निर्धन है और अशिक्षित होने के कारण उनमें जागरूकता भी नहीं है। तो बाजार में क्या है, बाजार में जो कुछ भी उपलब्ध होता है तो वो सहज रूप से क्या करते हैं कि उसी भाव पे उसको खरीद लेते हैं, जबकि एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उनके उनसे भी अधिक मूल्य पे वो जो उपभोक्ता है वो उनको खरीद लेते हैं। गुणवत्ता के बारे में कोई उनको जानकारी नहीं होती, ठीक है, कि गुणवत्ताहीन जो उत्पाद हैं वो भी उपभोक्ताओं को परोस दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो विक्रेता और जो क्रेता के बीच में जो एक भरोसा वाली बात होती है ना, कि आदमी दुकानदार पे भरोसा कर ही लेता है कि ये अच्छी चीज ही देगा। तो यहाँ पे क्या है कि गुणवत्ता, जैसे मूल्य चुकाने के बाद उसको गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलने चाहिए, उपभोक्ता का ये अधिकार है। तो इस अधिकार को, और जैसे अगर कोई उत्पाद हो गया और कुछ सेवाएं हैं तो सेवाओं के लिए अगर वो मूल्य चुकाता है तो है ना, उचित सेवा मिलनी चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही ये जो पहले जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है, इसके लिए जो उद्देश्य थे उन्हीं उद्देश्यों के साथ साथ कुछ और उद्देश्य जोड़ के, जैसे क्या है कि समाज परिवर्तित हो रहा है, व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना जो है वो मूल उद्देश्य है इस अधिनियम का, ठीक है। कि आप जो मूल्य चुका रहे हैं तो उत्पाद अच्छा हो, उसकी गुणवत्ता अच्छा हो, उसकी अच्छी हो, और जो सेवाओं के लिए, जिस सेवाओं के लिए मूल्य चुकाया जा रहा है वो सेवाएं उनको मिले, है ना। और उपभोक्ता का शोषण किसी प्रकार से न हो पाए, इसी उद्देश्य से, और उपभोक्ताओं के संरक्षण का जो उद्देश्य है कि उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाए, इस उद्देश्य से इस अधिनियम का जो अधिनियमन है वो किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में क्या है कि माल के क्रय विक्रय से संबंधित जो केवियट एम्पटर का जो है क्रेता सावधान का नियम को है लागू किया गया है, ठीक है। और बहुत सारे जो चीजें हैं जिनको आप माल विक्रय में भी पढ़े होंगे। और मतलब जो मूल रूप से जो हमारा मुख्य उद्देश्य है मतलब विधायिका का, वो यही है कि उपभोक्ता जो उसका मूल्य चुकाता है उत्पादों का या फिर सेवाओं का, तो उसको उचित उत्पाद मिले, उचित सेवाएं मिले और उसका किसी प्रकार से शोषण न हो पाए और उनके अधिकारों को पूर्ण रूपेण संरक्षित किया जा सके। तो इस उद्देश्य से इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपके सामने कभी